प्रयास 25 जून 2025 को 10 दिन हो चुके हैं। एक तारीख जो अब लोगों के मन में छप गई है, सीखने के प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि एक सुरक्षित शैक्षिक जगह के विचार पर एक धब्बे के रूप में। साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में एक फर्स्ट ईयर की लॉ स्टूडेंट को, जो न्याय के भविष्य के रक्षकों को गढ़ने की जगह मानी जाती है, कथित तौर पर उसी की दीवारों के अंदर बेरहमी से पीटा गया। जैसे जैसे शहर इस खौफनाक घटना से जूझ रहा है, सवालों की एक श्रृंखला एक अथक ज्वार की तरह उठती है, कॉलेज प्रशासन के दरवाजों से टकराती है। ये सिर्फ सुरक्षा में कमी के सवाल नहीं हैं, ये संस्थागत विवेक में गहरे सवाल हैं। क्या प्रशासन एक मूक दर्शक था या इससे भी बुरा एक इच्छुक सहयोगी? क्या कॉलेज की दीवारें छात्रों की रक्षा के लिए बनी, उसकी चीखों को दबाने और उसके कथित हमलावरों को बचाने का काम करती थीं? केंद्रीय सवाल जो कोलकाता की उमस भरी हवा में भारी लटका हुआ है जानकारी का है। क्या कॉलेज अधिकारियों को मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा के बारे में पता था? क्या उन्हें उसके आपराधिक अतीत, उत्पीड़न के उसके कथित इतिहास और परिसर में उसने जो डर का माहौल बनाया था उसके बारे में पता था? रिकॉर्ड जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं बताते हैं कि उन्हें पता था। एक आदमी जिसे पहले हिंसा के लिए निकाल दिया गया था, उसे कथित तौर पर फिर से बहाल कर दिया गया था, एक अकादमिक भूमिका में नहीं बल्कि एक संविदा कर्मचारी के रूप में, गलियारों में छिपा एक साया। यह एक तथ्य लापरवाही की कहानी को संभावित जानबूझकर की गई मिलीभगत में बदल देता है। एक झात खतरे को छात्रों, खासकर युवा महिलाओं से जो सपनों के साथ आई थीं, दुस्वप्न के साथ नहीं, इतनी करीब क्यों रहने दिया गया? घटना के तुरंत बाद प्रशासन की चुप्पी बहरा करने वाली थी, एक खालीपन जहां तत्काल कार्रवाई, पारदर्शिता और सहानुभूति होनी चाहिए थी। प्रतिक्रिया में देरी, सावधानी से गढ़े गए बयान जो बहुत बाद में आए, सभी एक संस्था की ओर इशारा करते हैं जो नुकसान नियंत्रण मोड में है, अपनी प्रतिष्ठा को अपने छात्र की भलाई से ऊपर प्राथमिकता दे रही है। यह परेशान करने वाली संभावना को जन्म देता है कि उनकी पहली प्रवृत्ति पीड़ित का समर्थन करना नहीं थी बल्कि नतीजों को संभालना था। यह संस्थागत पक्षाघात सवाल पूछता है, क्या यह अक्षमता थी या इंतजार करने का एक सोचा समझा निर्णय था, यह उम्मीद करने का कि तूफान गुजर जाएगा? उस युवा महिला के लिए जिसका जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया था और हर छात्र के लिए जो अब उन्हीं गलियारों में डर में चलता है, यह चुप्पी एक अक्षम्य विश्वासघात है। यह घटना हमारे प्रमुख शैक्षिक संस्थानों से जुड़ी सुरक्षा के भ्रम का मुखौटा उतार देती है। हम अपनी बेटियों और बेटों को इन जगहों पर विश्वास के साथ भेजते हैं, ये मानते हुए कि वे ज्ञान और विकास के अभयारण्य हैं। लेकिन क्या होता है जब इस अभयारण्य के संरक्षक भेड़ियों को ही बचाते हुए दिखते हैं? इस मामले में पीड़ित सिर्फ एक भयानक अपराध की शिकार नहीं है, वह एक प्रणालीगत विफलता की शिकार है। उसका आघात इस ज्ञान से और बढ़ जाता है कि उसे बचाने वाली प्रणाली ने दूसरी तरफ देखा होगा। कॉलेज प्रशासन से हर अनुत्तरित सवाल न्याय के लिए उसकी उस वन बे एक और देश भर में छात्रों और संस्थानों के बीच विश्वास की नींव में एक सिर और दरार है। साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में जो हुआ उसकी कहानी सिर्फ एक अपराध के बारे में नहीं है। ये एक ऐसी मिसाल है कि कैसे शक्ति, राजनीति और संस्थागत उदासीनता हिंसा के लिए एक प्रजनन स्थल बन सकती है। मुख्य आरोपी के सत्तारूढ़ राजनीतिक दल से कथित संबंधों को महज संयोग के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता। वे इस दंड मुक्ति की कहानी की रीढ़ बनाते हैं। जब एक झात आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को, जिसमें 11 पिछले मामले शामिल हैं, न केवल कॉलेज द्वारा नियोजित किया जाता है बल्कि उसे स्पष्ट स्वतंत्रता के साथ काम करने की भी डिब्वारी अनुमति दी जाती है, तो यह पूछना चाहिए कि उसे कौन बचा रहा था? क्या उसकी राजनीतिक संबद्धता उसकी ढाल थी? क्या इसने उसे डर पैदा करने का लाइसेंस दिया, ये जानते हुए कि कॉलेज अधिकारी
शक्तिशाली कनेक्शन वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने में झुकेंगे? यह राजनीतिक संरक्षण पुलिस जांच पर भी एक लंबी काली छाया डालता है। एक विशेष जांच दल का प्रारंभिक गठन, जिसके बाद मामले को तुरंत डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया, पारदर्शिता के बारे में चिंताएं बढ़ाता है। क्या जनता के सामने पूरी सच्चाई पेश की जा रही है या हमें प्रभावशाली हस्तियों की रक्षा के लिए घटनाओं का एक क्यूरेटेड संस्करण खिलाया जा रहा है? प्राथमिकी में नए अधिक गंभीर आरोप जोड़ना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यह सार्वजनिक आक्रोश के बाद आया, न कि तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में। सच्चा न्याय राजनीतिक दबाव से मुक्त एक जांच की मांग करता है, जहां सबूत सर्वोपरि हों और मिलीभगत की श्रृंखला में हर कड़ी अपराधियों से लेकर कॉलेज और उससे बाहर उनके संभावित समर्थकों तक की पूरी तरह से जांच की जाए। परिसर में सुरक्षा की विफलता एक साधारण चूक नहीं थी, ये एक पूर्ण और पूर्ण पतन था। कथित अपराध एक सुरक्षा गार्ड के कमरे में हुआ, एक ऐसी जगह जो सुरक्षा का बिंदु होनी चाहिए। इसके बजाय इसे कथित तौर पर एक यातना कक्ष में बदल दिया गया। उदासीन सुरक्षा गार्ड, जिसे कथित तौर पर बस भेज दिया गया था, प्रणाली में गहरे षड्यंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। परिसर सिर्फ ईंट और मोर्टार नहीं है, वे ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें सतर्कता के साथ पोषित किया जाना चाहिए। जब एक झात शिकारी को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी जाती है, जब सुरक्षाकर्मी या तो मिलीभगत करते हैं या शक्तिहीन होते हैं, और जब प्रशासन कथित तौर पर जागरूक होता है लेकिन निष्क्रिय होता है, तो सुरक्षा की गारंटी एक क्रूर मजाक बन जाती है। ये घटना इस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है कि कई छात्रों के लिए उनकी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके कंधों पर आ जाती है। हम जो देख रहे हैं वह संस्थागत कब्जे का एक क्लासिक उदासी है, जहां कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों के हित पूरे समुदाय की भलाई से ऊपर हो जाते हैं। कॉलेज ने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने या राजनीतिक आकाओं को खुश करने के अपने कथित प्रयास में अपने छात्रों की सुरक्षा का बलिदान कर दिया। यह दुखद परिणाम है जब शिक्षा शक्ति गतिशीलता के लिए माध्यमिक हो जाती है। वकील बनने का, न्याय के लिए लड़ने का पीड़ित का सपना उसी जगह चकनाचूर हो गया जहां वह इसके बारे में सीखने आई थी। यह परम विडंबना और सबसे गहरा दुख है। यह एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि जब संस्थाएं विफल होती हैं तो सबसे कमजोर लोगों के सपने और जीवन सबसे पहले टूटते हैं। संस्थागत चुप्पी और राजनीतिक दांवपेंच के सामने एक नई शक्ति उभरी है, शक्तिशाली और अकाट्य। ये लोगों की सामूहिक आवाज है जो सोशल मीडिया की विशाल आपस में जुड़ी दुनिया के माध्यम से बढ़ाई गई है। हैशटैग जस्टिस फॉर कोलकाता गर्ल्स सिर्फ एक ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, यह आक्रोश की एक डिजिटल दहाड़ है, एक ऐसी पीढ़ी का प्रमाण है जो अन्याय की मूक दर्शक बनने से इनकार करती है। हर शेयर, हर टिप्पणी, हर पोस्ट पीड़ित के चारों ओर बनाई जा रही एकजुटता की दीवार में एक ईंट है। इस डिजिटल विद्रोह ने सुनिश्चित किया है कि कहानी नौकरशाही फाइलों में दबी नहीं है या 24 घंटे के समाचार चक्र के शोर में खोई नहीं है। इसने कॉलेज, पुलिस और सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए दबाव बनाए रखा है। सार्वजनिक क्रोध की यह लहर डिजिटल दायरे तक सीमित नहीं है, यह कोलकाता और उससे आगे की सड़कों पर फैल गई है। कस्बा चलो रैली से लेकर छात्र संघों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों तक लोग मार्च कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। वे शक्ति के आख्यान को चुनौती दे रहे हैं, यह स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं कि राजनीतिक संबंध जघन्य अपराधों के लिए ढाल प्रदान कर सकते हैं। यह सिर्फ एक पीड़ित के लिए विरोध नहीं है, यह हमारे सार्वजनिक स्थानों की आत्मा के लिए एक लड़ाई है। यह एक घोषणा है कि परिसर सुरक्षित होने चाहिए, कि महिलाओं को बिना किसी डर के अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार है, और यह कि प्रणाली को अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, न कि शक्तिशाली आरोपियों की।
जनता उस विवेक के रूप में काम कर रही है जिसकी प्रशासन में कमी दिखती है। क्रोध एक ऐसी प्रणाली के साथ गहरी निराशा से प्रेरित है जो बार बार अपनी महिलाओं को विफल करती है। यह मामला एक बड़े संकट का प्रतीक बन गया है। दंड मुक्ति की संस्कृति जहां लिंग आधारित हिंसा के अपराधी अक्सर न्याय से बच जाते हैं। लोग सिर्फ इस एक घटना से नाराज नहीं हैं, वे उन अनगिनत अन्य घटनाओं से नाराज हैं जो इससे पहले हुई हैं। वे माफी समितियों, खोखले वादों से थक चुके हैं। जनता की मांग सरल और स्पष्ट है। वे त्वरित कार्रवाई, एक पारदर्शी जांच और एक सजा देखना चाहते हैं जो संदेश भेजती है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे अपराधी कोई भी हो या वे किसे जानते हो। ऑनलाइन सक्रियता और जमीनी विरोध का यह संलयन सार्वजनिक विमर्श में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व है। यह दर्शाता है कि नागरिक, विशेष रूप से युवा, अब अपनी आवाज को पूरी तरह से पारंपरिक संस्थानों को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। वे न्याय के लिए अपने स्वयं के मंच बना रहे हैं, वास्तविक समय में शक्ति को जवाबदेह ठहरा रहे हैं। अधिकारियों को इस कोरस को सुनना बुद्धिमानी होगी। ये एक क्षणभंगुर प्रवृत्ति नहीं है, ये एक ऐसे समाज की आवाज है जो सुना जाना चाहता है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि जबकि एक संस्था के द्वार बंद हो सकते हैं, सार्वजनिक राय की अदालत हमेशा सत्र में होती है और उसका फैसला इस त्रासदी का कारण बनने वाली विफलताओं के लिए जोरदार निंदा का है। ये मामला एक अलग अपराध से कहीं अधिक है। ये एक निर्णायक क्षण बन गया है भारतीय न्याय प्रणाली के लिए, एक लिटमस टेस्ट। पूरा देश देख रहा है, ये देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि क्या हमारी संस्थाएं इस महत्वपूर्ण परीक्षा को पास कर सकती हैं। क्या न्याय शीघ्र और निष्पक्ष रूप से दिया जाएगा या देरी, प्रभाव और कानूनी खामियों के परिचित जाल में उलझ जाएगा। ये मामला जो रास्ता अपनाएगा उसके गहरे निहितार्थ होंगे, या तो हमारी न्याय प्रणाली में विश्वास को मजबूत करेगा या उस संदेह को गहरा करेगा जो कई लोग पहले से ही महसूस करते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आरोपी को दंडित किया जाएगा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या प्रणाली खुद अपनी अखंडता और सबसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता साबित कर सकती है। बदलाव की जिम्मेदारी केवल अदालतों पर नहीं है, यह हमसे शुरू होता है। यह हमारे घरों, हमारे समुदायों और हमारे शैक्षिक संस्थानों में शुरू होता है। हमें उस चुप्पी की संस्कृति के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए जो ऐसी अत्याचारों को सक्षम बनाती है। जब हम अन्याय देखते हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बोलें, पीड़ित के साथ खड़े हों और जवाबदेही की मांग करें। ये किसी और की लड़ाई नहीं है, ये हमारी सामूहिक लड़ाई है। एक छात्र की सुरक्षा सभी छात्रों की सुरक्षा का सूचक है। हमें एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां पीड़ितों का समर्थन किया जाए, उन्हें शर्मिंदा न किया जाए, और जहां अपराधियों को बहिष्कृत किया जाए, उन्हें संरक्षित न किया जाए। हम एक चौराहे पर खड़े हैं, एक रास्ता यथास्थिति की ओर ले जाता है, डर, चुप्पी और समझौता किए गए न्याय का। दूसरा रास्ता जो जनता के आक्रोश और पीड़ित के साहस से प्रकाशित होता है, सार्थक बदलाव की ओर ले जाता है। यह एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाता है जहां कॉलेज परिसर सीखने के सच्चे अभयारण्य हैं, जहां राजनीतिक प्रभाव कानून के शासन को ओवरराइड नहीं कर सकता है, और जहां हर महिला को अपने कंधे पर देखे बिना अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। इस रास्ते को चुनने के लिए साहस, दृढ़ता और सच्चाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपने सामूहिक क्रोध को निरंतर कार्रवाई में बदलने की आवश्यकता है। इस क्षण को एक उत्प्रेरक बनने दें। यह हमें अपने नेताओं, अपनी संस्थाओं और खुद से अधिक की मांग करने के लिए प्रेरित करे। हमें परिसरों में मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच के लिए
और एक ऐसी न्याय प्रणाली के लिए दबाव डालना चाहिए जो त्वरित और संवेदनशील दोनों हो। आइए हम पीड़ित का समर्थन सिर्फ हैशटैग से नहीं बल्कि एक ऐसे समाज बनाने की स्थायी प्रतिबद्धता के साथ करें जहां उसके साथ जो हुआ वह फिर कभी न हो सके। चुपचाप स्वीकार करने का समय खत्म हो गया है। खड़े होने, बोलने और वह बदलाव बनने का समय आ गया है जिसे हम देखना चाहते हैं। न्याय का भविष्य इस पर निर्भर करता है। अगर आपकी उंगली ने अभी तक वो लाइक बटन हिट नहीं किया है तो आप सारी एक्शन मिस कर रहे हैं। सीरियसली ऐसा मत होने देना। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आप इसे एंजॉय कर रहे हैं। कमेंट करने का मतलब है कि मुझे आप जैसे ऑनेसम लोगों से सुनने को मिलता है। और सब्सक्राइब करना, वो आपका ऑनल एक्सेस पास है ताकि आप कभी कुछ मिस न करें। तो आगे बढ़ो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। क्रू को ज्वाइन करो और चलो इस चैनल को साथ मिलकर और भी बेहतर बनाते हैं।